एक बार नंबर लिखना बेटा, कितने क्वेश्चन हो गए थे कल हमारे? सिक्सटीन 16 हो गए थे, ठीक है 17 है। सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार यस कर दो। ठीक है चलो, ठीक है सबको क्लियर है। चलो अब रफ कॉपी वगैरह साथ में लेके बैठना है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल की अभी दो क्वेश्चन और करना है। देखो y इंटू एक्स वाई प्लस वन, ये सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फैमिली ऑफ कर्व निकालना है। तो y इंटू एक्स वाई प्लस वन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसको देख के अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स वाई आ रहा है। तो यहाँ से एक सिंपल सा हिंट मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, एक्स वाई को टी मान लेना चाहिए। तो एक्स वाई को अगर मैं टी मानता हूँ, तो अब एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, और टी इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ गई। अब क्या करेंगे, y की जगह मैं लिख देता हूँ t बाई एक्स। अब इसको t और x में लेकर आएंगे हम। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को t और x में लेकर आएंगे। एक मिनट रुको। आप सब लोग ना कैलेंडर से मीटिंग ज्वाइन किया करो। अभी भी बच्चे ना पता नहीं दो दो तीन तीन मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, समझ नहीं आता है बच्चों को। लवकेश को कोई मैसेज करो कि वो कैलेंडर से मीटिंग ज्वाइन करे, व्हाट्सएप कर दो उसको, जिसके पास भी उसका नंबर है। नहीं है तो छोड़ दो। एक्स वाई, अब देखो एक्स वाई इज इक्वल टू टी था, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो टी बाई एक्स, अब मैंने यहाँ पे वाई की जगह क्या रख दिया, टी बाई एक्स। एक्स वाई प्लस वन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी प्लस वन। डी एक्स को डी एक्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं एक्स, दो वेरिएबल तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा रहेंगे। प्लस एक्स आ गया, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस टी स्केयर। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। इनफैक्ट एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स और साथ में डी वाई, अच्छा डी वाई है अकेला ना, तो डी वाई की तरह लिखना पड़ेगा हमें। चलो वो भी लिख देते हैं। डी वाई की तरह हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर इसमें एलसीएम ले लें तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा। तो एक्स डी वाई जो है आपका, वो आपके पास आ जाएगा, एक्स डी वाई आ जाएगा डी टी माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया होगा ये स्टेप। देखो मैंने ये एक्स वाई की जगह टी लिख दिया, एक्स के वाई की जगह टी इसके लिख दिया, एक्स डी वाई की जगह क्या लिख दिया, यहाँ से एलसीएम लिया ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अब जो y है उसकी वैल्यू कितनी है, t बाई एक्स। तो इस y की जगह, क्योंकि मैं इक्वेशन किस में चाहता हूँ, t और x में चाहता हूँ, तो इस y की जगह मैंने t बाई एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसको अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, dx वाली टर्म अलग करता हूँ पहले तो dx वाली टर्म अलग करूंगा, तो ये टर्म आ जाएगी टी स्केयर बाय एक्स प्लस टी बाय एक्स। यहाँ से dx वाली टर्म अगर अलग करेंगे तो ये dx वाली टर्म इन सब से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली पूरी टर्म से। तो क्या आएगा, माइनस टी बाई एक्स इंटू वन माइनस टी स्केयर बाय एक्स माइनस टी क्यूब बाय एक्स। ठीक है, तो ये dx वाली टर्म हमने अलग कर ली। देखो टी स्केयर बाय एक्स प्लस टी बाय एक्स, इधर से जब ये माइनस टी बाय एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस टी बाय एक्स माइनस टी स्केयर बाय एक्स माइनस टी क्यूब बाय एक्स।
प्लस साथ में आ जाएगा 1 + t + t² dt इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या टर्म बच गई अपने पास, 1 + t + t² इज इक्वल टू t³/x dx। हो गया, अब ये क्वेश्चन खत्म। t³ से डिवाइड कर दो तो 1 + t + t² dt इज इक्वल टू dx/x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद तो हो ही जाएगा, मतलब मैं इंटीग्रेशन तक लाके छोड़ दूंगा, बाकी आप एक बार बस घर पे देख लेना है इसको जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे। ऑल क्लियर कर दो जिसको ये समझ आ गया। लवकेश आपने ज्वाइन कर लिया है? यस लिखो इसमें। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 17। नेक्स्ट आ जाओ 18, प्रॉब्लम 18। प्रॉब्लम 18 में क्या है, वो भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स प्लस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू एल एन ऑफ वाई रेश टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू एल एन ऑफ एक्स रेश टू द पावर वाई इज इक्वल टू 0। ये टर्म है एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स इंटू एल एन वाई रेश टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू एल एन एक्स रेश टू द पावर वाई इज इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जो फिर डिनोमिनेटर है उसको 0 में भेज देंगे। डिनोमिनेटर की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप इसको, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस टर्म को मैं अगर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा विद नेगेटिव साइन आएगी वो। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स डी वाई। गलती नहीं, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, फिर सॉल्व भी नहीं होगा आपका, आपको वो हिंट ही नहीं मिलेगा कि किसमें क्या करना है, तो इसलिए गलती नहीं करनी है। एक्स इंटू साइन एक्स डी वाई प्लस साथ में क्या आएगा, एक्स कॉस वाई इंटू वाई एल एन एक्स। समझ आ गया होगा, ये कॉस वाई वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो एक्स कॉस वाई, फिर वाई एल एन एक्स और साथ में ये डी वाई आ गया। ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पे आ जाएगा, अब इसके साथ क्या आएगा, वाई साइन वाई डी एक्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वाई कॉस एक्स एक्स एल एन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ आया। अभी इसमें ना अब थोड़ा सोचो कि किसको किससे क्लब करें, ये वेरिएबल से वेरिएबल बनेगा आगे जाके ना। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई 2 मिनट, एक बार मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। तो वाई साइन वाई डी वाई वाली जो टर्म है, इसमें वाई साइन वाई, 2 मिनट, क्वेश्चन में क्या था, वाई साइन वाई डी एक्स है मेरे पास, ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, कुछ ना गड़बड़ सा हो गया इसमें। 2 मिनट, वाई साइन वाई डी एक्स अगर देखते हैं तो एक्स एल एन एक्स है ना मेरे पास और वाई कॉस वाई है, तो एक्स इंटू एल एन एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो आएगा एक्स इंटू 1/x। ठीक है, और 1 मिनट,
एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी वाई प्लस एक्स कॉस वाई वाई एल एन एक्स डी वाई, ठीक है। वाई साइन वाई डी एक्स, ये भी ठीक है। एक्स वाई कॉस एक्स एल एन वाई डी एक्स, ये भी ठीक है। इसको ना थोड़ा और रिड्यूस करते हैं, अभी मतलब मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि ये टर्म क्या बनेगी। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई से डिवाइड करो पूरी टर्म को, क्योंकि क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई आ गया, यहाँ पर भी एक्स वाई आ गया, तो एक्स वाई से डिवाइड करते हैं, फिर शायद हिंट मिल जाए। एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, साइन एक्स डी वाई बाय वाई प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस वाई एल एन एक्स डी वाई, ठीक है। अब सही है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन वाई डी एक्स बाय एक्स प्लस इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स एल एन वाई डी एक्स। अब समझ आ गया, इस स्टेप पे मैंने क्या किया, डिवाइड बाय एक्स वाई कर दिया है, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाएगा। अब देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो आप, ये टर्म जो है ये इसका डेरिवेटिव बन गई डी ऑफ साइन एक्स एल एन वाई। देखो एक बार इन दोनों का इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी ऑफ साइन एक्स एल एन वाई का, साइन एक्स एल एन वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय वाई प्लस एल एन वाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स। समझ आ गया। प्लस अब ये जो दूसरी टर्म है, ये किसका डेरिवेटिव बन रही है, देखो साइन वाई एल एन एक्स का डेरिवेटिव बन रही है। बस अब हो गया क्वेश्चन, समझ गए। साइन वाई एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस वाई एल एन एक्स डी वाई प्लस एल एन एक्स इंटू साइन वाई इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव विच इज डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये टर्म अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स एल एन वाई, इंटीग्रेशन से ये डी हट जाएगा, प्लस साइन वाई एल एन एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एल एन ऑफ वाई की पावर साइन एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स की पावर साइन वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर साइन एक्स इंटू एक्स की पावर साइन वाई इज इक्वल टू ई की पावर सी, उसको हम कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई समझ आया कि नहीं समझ आया। देखो इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा वो था कि आपको यहाँ पे ना पहले स्टेप पे सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको सिंप्लीफाई करें, तो वो फिर इसमें रिड्यूस हो गया। ऑल क्लियर करो, अगर समझ आ गया, कुछ भी डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा फिर इसको। इसमें क्या था, एक एक्सप्रेशन बनी और उसको हमने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, तो जैसे हमने उसको एक्स वाई से डिवाइड किया तो प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, अब ये हमारी पहली टाइप हो गई वेरिएबल सेपरेबल। तो पहली टाइप जो हमारी सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की थी वो थी वेरिएबल सेपरेबल। अब नेक्स्ट हमारी टाइप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है एक्स और वाई का, उसको हमें ये चेक करना है कि वो होमोजेनियस टर्म है कि नहीं है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, लैम्डा रेज़ टू द पावर n f ऑफ x, y, वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। n कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इरैशनल नंबर तो होगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। n रैशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में भी दिया हो सकता है, और आपको हो सकता है वो कोई फंक्शन बोले और वो बोले चेक करो कि भाई ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, तो और उसकी डिग्री पूछ सकता है। तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई, अगर लैम्डा लैम्डा की बार है उसमें से बाहर आ जाना चाहिए, या तो कैंसिल हो जाना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए। कैंसिल हो रहे तो हम बोल देंगे लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं then f of xy is homogeneous term with degree n। करना क्या है, मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसमें क्या करना है, x की जगह पे लैम्डा x डाल देना है, y की जगह पे लैम्डा y डाल देना है। अगर लैम्डा रेज़ टू द पावर n बाहर आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस टर्म विद डिग्री n, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला f ऑफ x, y है मेरे पास
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये टर्म है। तो कुछ नहीं, आप इसको चेक करने तो क्या करोगे, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई गिरोगे इसमें, तो लैम्डा लैम्डा दोनों तरफ से कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स साइन ऑफ एक्स बाय वाई, ये है कि नहीं है इसमें चेक करना है। क्या करोगे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई गिरोगे, तो इसमें क्या होगा, लैम्डा एक्स आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स साइन एक्स, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट में तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट ही हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, होमोजेनियस टर्म हो गया विद डिग्री 0, पहला वाला ये हो गया होमोजेनियस टर्म विद डिग्री 1। ठीक है, अच्छा अब और लिख रहा हूँ, से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये लिख दिया मैंने एक्स साइन ऑफ एक्स बाय वाई प्लस कॉस ऑफ वाई बाय एक्स, ऐसा लिख दिया। अब इसमें क्या करोगे, अगर आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई गिरोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक तो लैम्डा एक्स आ जाएगा साइन ऑफ एक्स बाय वाई, वो उसमें कट जाएगा ना, प्लस कॉस ऑफ वाई बाय एक्स इसमें भी कट जाएगा। तो ये होमोजेनियस टर्म नहीं हुआ क्योंकि इसमें ओवरऑल फंक्शन में से लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आपकी होमोजेनियस टर्म नहीं है। ठीक है, ए पार्ट था आपका होमोजेनियस टर्म, बी पार्ट था, सी पार्ट आपका नहीं है। डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट मान लो मैंने लिखा जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये है कि नहीं, ये तो देखने भी समझ आ रहा है। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई गिरोगे अगर जी में, तो क्या होगा, लैम्डा की पार्ट 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो अब आप सबको होमोजेनियस टर्म तो देखना आ गया। ठीक है, देख ले तो सबको क्लियर हो गया कि अगर लैम्डा की पावर n बाहर आ रहा है तो वो होमोजेनियस टर्म हो जाएगा, n कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। तो ये तो हमें समझ आ गया होमोजेनियस टर्म कैसे देखनी है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर होमोजेनियस टर्म बन रही है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, जिसमें m भी वेरिएबल है, इज, बेटा आप हमेशा लेट क्यों ज्वाइन करते हो, शैली आप लेट ज्वाइन करते हो हर रोज, लेट मत ज्वाइन करा करो, आपके 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं, फिर आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स इज नोन एज होमोजीनियस सब्स्टिट्यूशन। तो जब आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स जो है उसकी होमोजीनियस सब्स्टिट्यूशन है। तो हमारी अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो y इक्वल टू एम एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐसा हो सकता है कि x इज इक्वल टू एम वाई सब्स्टिट्यूट करना पड़े, जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर y बाय x बन रहा है, वेल एंड गुड, तब तो आप y को mx पुट करोगे। अगर मान लो x बाय y बन रहा है तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू एम वाई सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, इसमें m वेरिएबल रहता है, x कॉमा y कॉमा m आर वेरिएबल्स। ठीक है, मनीष आपका माइक ऑन है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब है हमारा प्रॉब्लम नंबर 19। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टाइम्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy, ये टर्म है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें मेरे पास हो रहा है dy बाई डी एक्स, अगर मैं निकालता हूँ dx को उधर ले गया तो ये टर्म आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 2xy, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखो इसकी डिग्री कितनी हो रही है। अब ये एक्सप्रेशन जो है आपकी राइट हैंड साइड में देखने में समझ आ रहा है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इसमें घेरेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्केयर एक्स स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर वाई स्केयर अपॉन नीचे आ जाएगा 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्केयर कट गया, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन 2xy आ गया। तो ये होमोजीनियस टर्म है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि m वेरिएबल है, m प्लस एक्स डी एम बाई डी एक्स। समझ आ गई कैसे लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा m प्लस एक्स डी एम बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो d, अब ये जो dy बाई डी एक्स है इसकी जगह मैंने लिख दिया m प्लस एक्स डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स डाल दिया तो 1 एक्स स्केयर प्लस, पहले y इज इक्वल टू एम एक्स डालेंगे तो m स्केयर एक्स स्केयर अपॉन 2x इंटू एम एक्स, ये टर्म आ जाएगी। क्या टर्म बन जाएगी मेरे पास, 1 प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर अपॉन 2mx स्केयर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या कैसे रिड्यूस हो गया, ये बन जाएगा एक्स डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सैम को उधर ले जाओ, वेरिएबल से प्रिवल बन जाएगा 1 प्लस एम स्केयर माइनस 2m स्केयर डिवाइडेड बाई 2m, तो ये टर्म बन जाएगी 1 माइनस एम स्केयर बाई 2m
बस अब खत्म है क्वेश्चन। ये बन जाएगा 2m अपॉन 1 - m² इज इक्वल टू dx/x। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म m वाली मैं उधर ले गया, ठीक है, और ये dx/x वाला जो टर्म है इसको मैं उधर ले गया। बस अब सॉल्व हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। इधर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो ये बन जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है ना, तो ln ऑफ मॉड m² - 1 इज इक्वल टू ln x प्लस c। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लब कर दो इसको। m की जगह क्या रख दोगे, m आपने लास्ट में आंसर आपको x y में निकालना है, तो m आपने y/x माना हुआ है, हो जाएगा। समझ आ गया? ऑल क्लियर करो एक बार, कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। इस टर्म में क्योंकि ये होमोजेनियस टर्म थी तो हमने y इक्वल टू mx को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम नंबर 20। 2 dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस y² x²। ठीक है, देखने भी समझ आ रहा है कि x की जगह लैम्डा x डालेंगे और y की जगह लैम्डा y डालेंगे तो कट जाएगा। तो ये होमोजेनियस टर्म है विद डिग्री 0। तो अब क्या करेंगे, इसमें y को mx ही पुट कर देते हैं। तो अब ये याद भी रख सकते हो आप कि y इक्वल टू mx में dy/dx किसके बराबर आता है, m प्लस x dm/dx के बराबर आता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ m प्लस x dm/dx इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये m आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m² आ जाएगा। तो सब खत्म हो गया प्रॉब्लम। 2x dm/dx। ठीक है, ये 2m है, उधर क्या हो जाएगा, m² माइनस m हो जाएगा, क्योंकि m² प्लस m है ना, तो -2m होगा, और 2 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2m को उधर ले गया, बस अब खत्म। क्या हो गया, dm अपॉन m² माइनस m इज इक्वल टू dx/x। ठीक है, इधर 2 बैठा रहने देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिख दोगे 2 dm अपॉन m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू dx/x। अब इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। वैसे अगर आपको वो नहीं आता है तो डिफरेंस भी है, ये तो क्लियरली है ना, तो ये तो क्लियरली इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बैठा हुआ है अगर आप 1 को बाहर ले जाते हो। dx/x हो गया सॉल्व। ऑल क्लियर करो जल्दी से। सब लोग जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑल क्लियर करते रहें, तो मैं उसके थ्रू अटेंडेंस ले लेता हूँ कई बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। सुपर्स तू क्लास अटेंड कर रहा है? सुपर्स कुछ भी नहीं लिख रहा है। साधना, रवीना, अनुष्का, आप लोग को समझ नहीं आ रहा क्या? ठीक है, 21 देखो, इसमें क्या है अब, 1 प्लस 2 e⁻x/y dx प्लस 2 e⁻x/y इंटू 1 - x/y dy इज इक्वल टू 0। ये टर्म है। अब देखो, देख के भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि क्या करना चाहिए इसमें। इसमें अब क्लियरली पता चल रहा है कि x/y दिया हुआ है हमारे को, है ना, और ये होमोजीनियस टर्म तो है, देखने में पता चल रहा है x/y है, इधर भी x/y है, इधर भी x/y है। अब आप dy/dx भी निकालोगे या dx/dy भी निकालोगे तो होमोजीनियस टर्म बनेगी, क्योंकि सब लैम्डा x लैम्डा y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको पहले x इज इक्वल टू एम वाई मानूंगा क्योंकि मैं ना, तो इसमें dx/dy निकालते हैं। तो dx/dy जो होगा मेरे पास किसके बराबर आएगा, इस टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगा, डिवाइड करूंगा,
तो आ जाएगा 2e⁻x/y x बाय वाई माइनस वन अपॉन 1 + 2e⁻x/y। समझ आ गया होगा। इसको उधर लेकर गया फिर डिवाइड कर दिया dy को, तो ये टर्म उधर जाएगी नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए x/y-1 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये टर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, x को my मानेंगे, इसमें x को my मान लिया तो क्या आएगा, dx/dy इज इक्वल टू m + y dm/dy आ जाएगा। समझ आ गया कैसे लिखा, डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो m इंटू वाई का डेरिवेटिव 1 + y इंटू m का डेरिवेटिव dm/dy। तो अब इसकी जगह लिख देते हैं y + m + y dm/dy। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अब लिखो x/y किसके बराबर है, m के बराबर, 2e⁻m इंटू m - 1, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 1 + 2e⁻m। अब ये प्लस m है, क्या हो जाएगा -m, तो y dm/dy इज इक्वल टू 2m -2em। अब -m जाएगा तो -m -2m अपॉन 2em + 1, ये टर्म आ जाएगी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब इधर ले जाते हैं m को, तो ये आ जाएगा 2em + 1 dm अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2em + m। ठीक है, इधर आ जाएगा -dy/y। बस अब खत्म हो गया ये। इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, देखो इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2e⁻m + 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2e⁻m + m इज इक्वल टू -ln mod y + c। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 2e⁻m + m इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k। अब m की जगह क्या रखना है आपको, x/y, तो 2e(x/y + x/y इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो, किसी को भी डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट देखो, अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे इसमें तो डायरेक्ट आपको समझ आ रहा है कि y को mx मानना है या x को my मानना है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस टर्म। तो मैं वही लिख रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, इसमें है हमारे पास sin y + x अपॉन sin 2y - x cos y, ये टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करना है, चलो एक बार इसको ट्राई करो। चलो इसको एक बार ट्राई कर लो सब लोग। होमोजीनियस बनेगा ये टर्म भी ना।
आ रहा है किसी का आंसर? चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो अगर आप ये साइन टू वाई को देखोगे तो इसमें क्या होगा, ये बनेगा टू साइन वाई कॉस वाई, है ना। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन वाई प्लस एक्स अपॉन टू साइन वाई कॉस वाई। तो कॉस वाई बाहर चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा टू साइन वाई माइनस एक्स, कॉमन निकाल लिया कॉस वाई को। अब कॉस वाई को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स अपॉन टू साइन वाई माइनस एक्स, ये टर्म बन जाएगी। अब देखो अब क्लियर हो गया, अगर आपको समझ आ रहा हो। साइन वाई को अगर आप टी मान लो तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। साइन वाई को अगर हम टी मान लेते हैं तो क्या आएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये टर्म मेरी बन जाएगी डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स अपॉन टू टी माइनस एक्स। बस, अब ये बन गया होमोजीनियस फॉर्म। क्या करोगे अब इसके बाद, टी को एम एक्स मान लो एंड सॉल्व। हो गया, क्लियर हो गया। देखो एक बार सब लोग, कुछ नहीं किया इसमें, बस वो कॉमन आ रहा था, साइन वाई को टी मान लिया, फॉर्म में बन गया। करो ऑल क्लियर करो अगर समझ आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 23rd। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये तो क्लियरली आपको समझ आ ही रहा है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें वाई को एम एक्स ही डालना है आपको। ठीक है, देखो ऊपर भी डिग्री वन है, नीचे भी डिग्री वन है, तो डिग्री अगर लैम्डा एक्स डालोगे तो कैंसिल आउट ही होगा। तो हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, वाई को एम एक्स पुट कर रहे हैं। अगर वाई को एम एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम प्लस एक्स डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम माइनस एम। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे नहीं बता रहा हूँ, ये बस मैंने इजीली एग्जांपल उठाया, इसके आगे वाला जो है वो इस पर डिपेंडेंट है क्योंकि। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको कि अगर ऐसी फॉर्म है तो y इक्वल टू एम एक्स से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें है टू एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस थ्री। अब इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा। इसमें क्या है ना, अब ये होमोजीनियस टर्म नहीं है। अब जैसे ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का प्रॉब्लम है, तो ये होमोजीनियस टर्म नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक्स की जगह लैम्डा एक्स डालूंगा तो टू लैम्डा एक्स आ जाएगा माइनस टू लैम्डा वाई प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस थ्री। तो लैम्डा आपका कॉमन, समझ आ रहा है ना, लैम्डा हमारा कॉमन थोड़ी आ रहा है, तो ये टर्म अभी होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, अब बट ये वाली जो ऊपर वाली टर्म थी ये हमारी होमोजीनियस थी। उसका एक अच्छा तरीका ये भी है देखने का कि ये दो लाइंस हैं, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट करते हो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एक लाइन है, और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो भी एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो दोनों एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, इसलिए हम y इज इक्वल टू एम एक्स वाली सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं उसमें। ठीक है, बट ये वाला जो केस है इसमें ये दोनों लाइंस जो हैं वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें शिफ्टिंग लगाएंगे ताकि ये वाली जो फॉर्म है ये रिड्यूस हो जाए हमारी ऊपर वाली फॉर्म में, या उस टाइप की फॉर्म में जिसमें वो होमोजीनियस बन जाए। तो क्या करते हैं, हम x को मान लेते हैं कैपिटल x प्लस एच। ठीक है, और y को क्या मान लेते हैं, कैपिटल y प्लस के। लो वही वाली बात होगी कि आपकी अगर मान लो कि दो कर्व हैं वो कहीं किसी अलग पॉइंट, मतलब जो दो कर्व है उनका सेंटर मान लो 1,2 है, तो आप क्या करते थे, x माइनस वन को कैपिटल x मान लेते थे,
y माइनस 2 को कैपिटल Y मान लेते थे, उससे क्या होता था, उसका सेंटर ओरिजिन बन जाता था। सेम हम वही करने वाले हैं। तो इसमें h और k कांस्टेंट्स हैं, h k आर कांस्टेंट वैल्यूज जो अभी हम निकालेंगे, और कैपिटल X कैपिटल Y आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब मतलब मैं क्या करूंगा, इसकी शिफ्टिंग करके इसको होमोजेनियस बना लूंगा कैपिटल X कैपिटल Y में। तो डी स्मॉल y किसके बराबर आ जाएगा, डी कैपिटल Y। डी स्मॉल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी कैपिटल एक्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, टू कैपिटल एक्स प्लस टू एच माइनस वाई माइनस के प्लस वन। समझ आ गया। नीचे की क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस कैपिटल वाई प्लस के प्लस थ्री। तो इसको देख के अब मुझे ये समझ आ गया कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है डी वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई प्लस टू एच माइनस के प्लस वन, ये टर्म आ गई। डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस एच प्लस के प्लस थ्री। ठीक है, क्योंकि एच और के तो अननोन है, अभी हमने कांस्टेंट माने हुए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ टू एच माइनस के प्लस वन जो होगा वो मेरा जीरो होगा, एच प्लस के प्लस थ्री मेरा जीरो होगा। इन दोनों को ऐड करके एच और के आ जाएंगे। तो क्या आ रहा है, थ्री एच प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो एच की वैल्यू आ जा रही है माइनस फोर बाई थ्री। ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी टू एच प्लस वन, तो वो आ रहा है माइनस एट बाई थ्री प्लस वन विच इज माइनस फाइव बाई थ्री। तो एच और के की वैल्यू पता चल गई। जैसे एच और के की ये वाली वैल्यूज आएंगी उस पर ये वाली टर्म क्या हो रही है, जीरो, और ये वाली टर्म भी क्या हो रही है, जीरो। तो उस पर क्या आ जाएगा, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स जो आएगा वो आ जाएगा टू कैपिटल एक्स माइनस वाई अपॉन कैपिटल एक्स प्लस वाई। अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो ये आपने क्या किया, रिड्यूस कर लिया ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल वाई को एम कैपिटल एक्स सॉल्व करोगे। फिर लास्ट में क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आ जाएगा। तो कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखना है, फिर आपको आप जानते हो कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखना है, लिखा हुआ है आपने स्मॉल एक्स माइनस एच। तो वो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस फोर बाई थ्री। ठीक है, कैपिटल वाई की जगह क्या लिखना है, स्मॉल वाई माइनस के। ये यहाँ से पता चल रहा है स्मॉल वाई माइनस के, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वाई प्लस फाइव बाई थ्री। तो ये लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो भाई समझ आया, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको होमोजेनियस टर्म तक लाके सॉल्व। अभी ये क्वेश्चन जो आता है जैसे ये सीबीएसई में भी है, मतलब वही 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपने सब्स्टिट्यूट करके आपने उसको ऐसे बनाना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर उसमें आंसर जो आएगा उसमें कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस के पुट करना है। देखो अगर कुछ भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर करो। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर हो गया। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ क्या था, कि ये जो दो लाइंस थी, आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि ये जो दो लाइंस थी ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, अब इसमें शिफ्टिंग लगाई। तो स्मॉल एक्स को क्या मान लिया, कैपिटल एक्स प्लस एच। ठीक है, स्मॉल वाई को क्या मान लिया, कैपिटल वाई प्लस के। उससे क्या होगा कि आपके एच और के कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगे और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपके वेरिएबल होंगे। अब उससे क्या होगा कि ये जो दो लाइन है ये हम ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करा पाएंगे। अब जब ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो ऐसी वाली फॉर्म में आ जाएगा ना, जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमें पता है वाई इक्वल टू एम एक्स वर्क करता है, क्योंकि वो होमोजेनियस टर्म है। तो अभी ये जैसे अभी जो टर्म था, अभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे ओरिजिन पे, तो मैंने एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच डाल दिया, वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के डाल दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। तो डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एक्स मेरे पास कितना आ गया, टू एक्स प्लस टू एच। एक्स की जगह एच एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच डाला है तो टू कैपिटल एक्स प्लस टू एच। ठीक है, वाई की जगह वाई प्लस के डाला है, माइनस वाई माइनस के प्लस वाई। ऐसे इस स्मॉल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस एच वाई प्लस के प्लस थ्री। अब क्या हो गया, ये कंडीशन बन गई टू एच माइनस के प्लस वन एच प्लस के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व करके हमें एच और के की वैल्यू मिल गई। तो वो जब हम देखेंगे, क्योंकि हमने इसको जीरो और इसको जीरो पुट किया हुआ है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये होमोजेनियस टर्म बन गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। फिर लास्ट में कैपिटल एक्स की जगह
स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई माइनस के, आपको एच कॉमा के की वैल्यूज पता है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रॉब्लम 24। प्रॉब्लम 25, इस टर्म में ऐसा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी एक्स। ये सॉल्व करना है, अभी खुद से ट्राई करो एक बार जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी एक्स। ट्राई करके चैट बॉक्स में लिखो हो गया कि नहीं हुआ। ओके, वैभव का हो गया, और देखो भाई और किसी का। देखो वही हम डी वाई बाई डी एक्स बनाने की कोशिश करते हैं इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर प्लस वाई बाई एक्स। समझ आ गया होगा सबको, बड़ा इजी सा हो गया अब तो ये। अब एक्स से डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर जाके एक्स स्केयर बन जाएगा, तो क्या करेंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एम प्लस एक्स डी एम बाई डी एक्स। तो ये टर्म बन जाएगी एम प्लस एक्स डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्केयर प्लस एम, तो ये एम से ये वाला एम कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा डी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्केयर प्लस 1 स्केयर, सिस्टर फॉर्मूला है, ये डी एक्स बाई एक्स हो गया। इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या फॉर्मूला होता था इसका, एल एन ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये टर्म ऐसे बन जाएगी एल एन ऑफ मॉड ऑफ एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एम की जगह वाई बाई एक्स लिखना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो 25 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हमने दो टाइप कर ली है हमारी। कौन कौन सी दो टाइप हमारी हो गई हैं, एक हमारी हो गई है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसी की फर्दर सब टाइप थी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब होमोजीनियस हो गई है और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस हो गया। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में बस इतना है कि आपको क्या करना है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उसको रिड्यूस कर लेना है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जेई में जनरली इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में इसको एलडीई बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, पहले तो वो देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी
linear differential equation if the dependent variable जनरली जो हमारा y होता है, ठीक है, and its differential coefficient इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहने का क्या मतलब हो गया, dy बाई डी एक्स हो जाए, या d2y बाई डी एक्स स्केयर हो जाए, या d3y बाई डी एक्स क्यूब हो जाए, एंड सो ऑन, ठीक है, occur in the first degree only, occurs in the first degree only, and are not multiplied together, and are not multiplied together, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, एलडी की डेफिनेशन है कि उसमें एक तो होना चाहिए डिपेंड, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई, डी वाई बाई डी एक्स, ये सब टर्म्स तो होंगी, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ भी हो सकता है, इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए। आपको याद होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर जो है इसकी ऑर्डर 2 है, बट अगर इसकी पावर, जो भी इसकी पावर होगी ना, वो इसकी डिग्री डिसाइड करेगी। ऑर्डर 2 है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब का ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर पे कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो y और डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए पहले। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इनकी पावर 1 होनी चाहिए, इनकी पावर मतलब 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वही टर्म कहलाएगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हैं वो फर्स्ट डिग्री में एग्जिस्ट करें, मतलब उनकी पावर 1 हो और आपस में मल्टीप्लाई ना हो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उसमें चेक कर लेंगे ना। तो प्रॉब्लम 26, इसमें आपको एलडी चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब हो गया। इसमें ना ऐसे 1 2 लिख लेते हैं, तो जब आप आंसर लिखोगे तो आप 1 2 करके लिखना कि 1 का यस है कि नो है। जैसे अब इसमें क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, वाई भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट वाई की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, इसलिए ये एल डी नहीं है, तो ये हमारी एल डी नहीं है। समझ आ गया, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स के, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये सब डिग्री 1 में चाहिए, वाई भी डिग्री 1 में चाहिए, और वाई और डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक्स के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है, वाई है, दोनों की पावर 1 है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो ये एल डी ही है। समझ गए, एल डी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड टर्म जो है हमारी। थर्ड टर्म देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स वाई, बताओ एल डी है कि नहीं है, थर्ड का बताओ, येस और नो। y डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स के, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, है, क्योंकि y की डिग्री 1, यहाँ पे y की डिग्री 1, डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री 1, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू साइन एक्स, नहीं होगी, ये क्लियर हो गया होगा सबको, क्योंकि y की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म आ रही है, ठीक है, तो होगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, है, क्यों है, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर की डिग्री भी कितनी है, 1 है, वाई की भी डिग्री 1 है, और आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये नहीं होगी, ये क्यों नहीं होगी, समझ आ गया, क्योंकि जब आप इसको एलसीएम लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और उधर जाके वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए एल डी ही नहीं होगी। तो एल डी की डेफिनेशन मेरे को लगता है सबको क्लियर होगी,
ठीक है, क्या डेफिनेशन है एलडी की कि भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ सकते हैं विद डिग्री 1। ऑर्डर का कुछ भी इसमें रूल नहीं है, ऑर्डर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, डिग्री 1 होनी चाहिए और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट और जो y है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रॉब्लम से आते हैं। तो ये था कि भाई अब एग्जैक्ट फॉर्म पे आते हैं इसकी, जो फर्दर सब टाइप्स है ना, कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इसमें। इसमें टाइप्स हैं, जो एल डी है इसमें अब टाइप्स हैं, एल डी इन वाई, एल डी इन एक्स, रिड्यूसिबल टू एल डी। वो हमने जैसे स्टार्टिंग में भी जब मैं आपको टाइप्स बता रहा था तो बताया था। ठीक है, तो वैसे टाइप्स हैं इसमें, तो वो अब देखते हैं। देखो अब सबसे पहली है इसमें एल डी ई एन वाई। अब इसको ना याद ही रखना है, जैसे आपने होमोजीनियस में अब आपको पता चल गया कि भाई होमोजीनियस सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं। ऐसी एल डी इन वाई जो फॉर्म है इसको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होगा ना तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि आप क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर इसको मैं डिराइव करके भी दिखाता हूँ। तो इसका एक मतलब फॉर्म है जिसको आपको याद रखना है, फिर उसका फाइनल रिजल्ट है, इसके रिजल्ट को हम याद रखते हैं, क्योंकि जैसे वही है ना, बाय पार्ट्स आप याद रखते हो कि भाई यू वी माइनस वी डी यू का इंटीग्रल है, यूडीवी का इंटीग्रल यूवी माइनस वीडीयू का इंटीग्रल होता है, तो वैसे ही उसका रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो ये जो फॉर्म है ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसको हम बोलते हैं इज एल डी ई एन वाई इफ पी कॉमा क्यू आर आइदर फंक्शन ऑफ एक्स और आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई, एल डी इन वाई की क्या डेफिनेशन है कि भाई इस इक्वेशन को हम एल डी इन वाई बोलेंगे, जो कि है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें पी और क्यू या तो फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। अब मान लो पी और क्यू किसी और का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो वो एल डी इन वाई नहीं होगी। पी अगर मान लो कांस्टेंट नहीं आया, फंक्शन ऑफ वाई आ गया, फिर गड़बड़ है। तो आपको एग्जैक्ट इसी तरीके का फॉर्म चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो उसमें क्या करो, ये साइड में लिख लो कि भाई ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम एल डी इन वाई का रिजल्ट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेशन फैक्टर होता है जिसको हम आई एफ लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है इसमें। वो इंटीग्रेशन फैक्टर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस फैक्टर की हेल्प से इंटीग्रेशन हो जाता है। इस फैक्टर की हेल्प से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंटीग्रेट हो जाती है। तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो अगर आपने ये क्वेश्चन लिख ली है उससे आपको पी मिलेगा, फिर उससे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। और जो फाइनल सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, तो फाइनल सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये इंटीग्रेशन फैक्टर है ना, तो y को इससे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो ये इसका रिजल्ट है। ये कैसे आता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c1। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें इस चीज को चेक कर लेंगे कि ये कैसे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको डिराइव करता हूं मैं। अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू कैसे आ रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा कि उसका रिजल्ट ये है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी वन। अब एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ फिर इसको डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको ये समझ आ जाएगा ये लगाना कैसे है, सिंपली ये बताया जाएगा उसमें। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अब फॉर्म क्या थी हमारी, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे तो कोफिशिएंट x है, तो आप क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे, तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ये टर्म आ गई। समझ आ गया, x से डिवाइड किया तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ये वाली टर्म आ गई। अच्छा जी, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा इसका, p देखो p किस, अच्छा कंपेयर करो पहले, p क्या आ रहा है आपके पास, कंपेयर करोगे इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है, p किसके बराबर आ रहा है 1 बाय एक्स, और q किसके बराबर आ रहा है x के, तो दोनों ही फंक्शन ऑफ x हैं।
पी और क्यू क्या हो सकते हैं, दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर इंटीग्रल 1/x dx। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, ई की पावर ln x, तो ये x आ जाएगा। मतलब आपका इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो क्या है, x है। अब रिजल्ट क्या था आपका, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये है ना हमारी इक्वेशन, इससे कंपेयर किया है। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c1। तो हो गया खत्म। तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x4/4 प्लस c1। ठीक है। अब होता क्या है, मतलब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो इंटीग्रेशन फैक्टर है उसकी हेल्प से होता क्या है, देखो x आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आया, ये आपकी एल डी थी, इसको आप x से मल्टीप्लाई करो, ये इसका आंसर आ गया। वैसे मैं आपको एक बार चेक करवा रहा हूँ कि वो कैसे बन रहा है। x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इधर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो टर्म बन रही है ऐसे बन रही है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स, ऐसा बन गया। अब ये जो टर्म है ना एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई, देखो ये एक्स वाई का डेरिवेटिव ही तो है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स। अब अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रल। तो क्या आंसर बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रल एक्स वाई होगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4/4 प्लस c1 होगा। तो वही रिजल्ट आएगा जो आपने यहाँ पे निकाला है। यह मैंने इसको दूसरे तरीके से करके आपको चेक करवाया कि सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर की हेल्प से क्या होता है कि आपका वो जो डिफरेंशिएशन है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपकी इंटीग्रेशन में इजीली से बन जाएगी। ठीक है। तो एक बार देखो अभी इसको डिराइव करेंगे हम लोग ना। तो एल डी इन वाई क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म है। ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर एक ही बार इंटीग्रल पी डी एक्स कैसे आता है, रिजल्ट कैसे आता है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें पी और क्यू कांस्टेंट है। ठीक है। और पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एल डी इन वाई। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इसका रिजल्ट आता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी वन। अब हम आते हैं कि भाई ये डिराइव कैसे होगा। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। मतलब डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट उससे आपको ये समझ तो आ जाएगा कि ये आ कैसे रहा है, वो आपको फिर क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा। तो अब इक्वेशन क्या हमारी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये है ना। एल डी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, याद रखनी है आपको। अब इसका हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और हमें ये पता है पी और क्यू जो है वो या तो फंक्शन ऑफ एक्स है या कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लिख दिया डी वाई प्लस पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डी एक्स। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको एक अभी देखो अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, अभी तो इस मतलब ऐसी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू डी ऑफ समथिंग चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव ऑफ समथिंग चाहिए और राइट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव ऑफ समथिंग चाहिए, ताकि मैं दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करूंगा तो डेरिवेटिव दोनों के हट के मेरे को एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक अननोन फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया, आर ऑफ एक्स, जिसको हम आगे जाके क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। वही तो है, इंटीग्रेशन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटीग्रेशन करने में हेल्प होगी। तो आर एक्स से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर डी वाई प्लस पी वाई आर डी एक्स इज इक्वल टू क्यू आर डी एक्स। ठीक है। आर अननोन है अभी, ये ध्यान रखना, आर हमारा क्या है अभी, अननोन है। ठीक है जी। अब इसको देख के मुझे ये समझ आ गया, इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को देख के, कि यहाँ पे तो आर डी वाई बन रहा है। तो अगर किसी तरीके से ये वाई डी आर बन जाए तो हमारा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। आर अननोन था, आर डी वाई पी वाई आर डी एक्स इज इक्वल टू क्यू आर डी एक्स लिख दिया। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर ये आर डी वाई है तो अगर ये वाली जो टर्म है ये अगर वाई डी आर बन जाए तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डी ऑफ वाई आर बन जाएगा। फिर देखो डी ऑफ वाई आर क्या होता है, आर डी वाई प्लस वाई डी आर इज इक्वल टू क्यू आर डी एक्स। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, y इंटू आर आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, q इंटू आर इंटू डी एक्स प्लस सी वन आ जाएगा। और r को आपने क्या माना हुआ है, इंटीग्रेशन फैक्टर माना हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर
इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c1। ये टर्म आ गई। अब आप बोलोगे सर ये तो कर लिया, बट यहाँ पे हमने इसको ऐसा क्यों मान लिया? तो अभी क्योंकि r अननोन था तो हमने मान लिया ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो r dy तो r dy है, तो py r dx को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इसको मैंने एज्यूम किया इज इक्वल टू लेट दिस बी इक्वल टू y dr, क्योंकि उससे मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आपका y दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास आ रहा है dr बाय r इज इक्वल टू पी dx। तो dr बाय r कितना हो जाएगा, ln r इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल ऑफ पी dx। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाएंगे इसलिए यहाँ नहीं लगा रहे हैं। तो कैपिटल आर आपका किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर अगर आप कंपेयर करोगे तो ई की पावर इंटीग्रल पी dx आ जाएगा। ये बात बन गई। देखो जी, समझ आ गई बात? हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, पहले एक बार देखो किस किस को भी क्लियर हो गया ये। तो आपके पास r इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, रिजल्ट आ गया y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c1। ठीक है, चलो एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुनना पूरा ध्यान से, ठीक है, जिसको नहीं समझ आया था। देखो हमारे ये अभी याद करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम। तो एल डी इन वाई में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने याद रख रखा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसको एल डी इन वाई बोलेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें एक इंटीग्रेशन फैक्टर आता है जिसकी हेल्प से ये इंटीग्रेट हो जाता है। वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो कंपेयर करना है, पी निकालना है, इंटीग्रल ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स निकालना है। उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एक्सप्रेशन रिड्यूस होके फाइनल रिजल्ट दे देगी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c1। अब ये जो कहानी है, ये अगर हम डायरेक्ट याद रखते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा, खत्म, रिजल्ट आ जाएगा ना डायरेक्टली। अब ये तो दिख रहेंगे कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो तो हमने करके देख लिया, इसे इंटीग्रेशन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बना रहे हैं, फिर फाइनल आंसर पे आ रहे हैं। तो अब हम वो नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसके रिजल्ट याद किए हैं कि भाई कंपेयर करो, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, फाइनल रिजल्ट लिखो। फाइनल रिजल्ट याद रखना है आपको, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c1 याद रखना है। तो मैंने फिर आपको एक एग्जांपल बताया कि मान लो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको कंपेयर किया इसके साथ। तो कंपेयर करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p और q फंक्शन ऑफ x आ गए, p आ गया 1 बाई एक्स, कंपेयर करने पर q आ गया x स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक ही बार इंटीग्रल p dx, तो वो x आ गया। इसका मतलब है इस टर्म को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंप्लीफाई होगी। तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लगा के दिखाया आपको, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c1। इससे ये रिजल्ट आ गया। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो ऊपर वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एलसीएम लिया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स, तो ये बन गया डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होगा, ये एक्स क्यूब डी एक्स आ गया। इंटीग्रेट किया तो सेम रिजल्ट आ गया। फिर मैंने आपको डिराइव करके दिखाया कि भाई dy को लिख लो, dy प्लस पी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू डी एक्स, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसको एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड में ये डी ऑफ समथिंग बन जाए, राइट हैंड साइड में भी ये डी ऑफ समथिंग बन जाए। वो क्या था फंक्शन हमारा, आर एक्स मान लिया हमने। तो अभी ये अननोन है, वो निकालेंगे हम। तो हमने आर से मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा, आर डी वाई प्लस पी वाई आर डी एक्स इज इक्वल टू क्यू आर डी एक्स। अब ये जो टर्म है ये तभी इंटीग्रेट, अब आर तो अननोन है, इसको अगर हमें बनाना है कि भाई इंटीग्रेबल बने तो ये डी ऑफ वाई आर बननी चाहिए, क्योंकि ये आर डी वाई है तो इसके साथ वाई ऑफ डी आर आना चाहिए, तभी तो डी ऑफ वाई आर बनेगा। तो इस टर्म को मैंने ज्यूम कर लिया, दिस टर्म इज इक्वल टू वाई डी आर, तो उससे वाई वाई कट गया, डी आर बाई आर इज इक्वल टू पी डी एक्स आ गया, वहां से आर आ गया हमारे पास। अब इधर क्या बन गया, डी ऑफ वाई आर इज इक्वल टू क्यू आर डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो वाई आर इज इक्वल टू क्यू आर डी एक्स प्लस सी वन आ गया, आर हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर था। ठीक है आयुष, समझ आया? अब अभी स्टिल अगर समझ नहीं आया तो आप जब भी ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग एक बार देखना, फिर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आप क्वेश्चंस में बहुत इजीली देख सकते हो कि भाई इस टर्म से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी वो सॉल्व हो रहा है, तभी सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एल डी इन वाई आपने देख ली,
एल डी इन वाई देख चुके हो आप, कैसी फॉर्म है वो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसमें ये पी क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, अब एल डी इन एक्स देखो, इसके रिजल्ट भी आपको पता चल गए। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था, इंटीग्रेशन फैक्टर था ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और रिजल्ट क्या था, वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी वन। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार बता भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। अब एल डी इन एक्स पे आते हैं। एल डी इन एक्स क्या है, एल डी इन एक्स में क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, अब उल्टा हो जाएगा इसमें, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, मतलब एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा। तो एल डी इन एक्स ये हो गई। अब जैसे y में एल डी बन सकती है, ऐसे x में भी बन सकती है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर p कॉमा क्यू आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रल, वहां पे पी डी एक्स आता था क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, पी डी वाई आ जाएगा, जहां x आएगा वहां y आ जाएगा, जहां y आएगा वहां x आ जाएगा। तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई प्लस सी वाई, ये इसका रिजल्ट आ गया। समझ आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। अब p और q में चेंज आ जाएगा क्योंकि p और q फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। ये क्लियर हो गया, देखो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, जिसको नहीं भी क्लियर हुआ अभी क्लियर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन हो गए 26 आई गेस, हाँ। तो 27 पे आते हैं। 27 है हमारे पास, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस ऑफ वन बाई एक्स, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ, फिर आप एक दो खुद से करना। तो ये टर्म है हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि भाई, सबसे पहले ये देखना है कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन रही, होमोजीनियस नहीं बन रही, तो ऑटोमेटिकली फिर आप एलडी पे आ जाओगे। वही टाइप बाय टाइप चलने का ये फायदा होता है, हमें क्लियर रहता है कि कौन सी फॉर्म में जा रहा है ये। तो इसको मैंने अब लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स कॉस वन बाई एक्स। समझ आ गया होगा सबको, ये डिवाइड कर दिया एक्स से, फिर वाई बाई एक्स को इधर ले गया। अब इसको कंपेयर करो इससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। अभी तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बट हम क्या करते हैं, जब हम थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ओरली करने लग जाएंगे ये सब चीजें, कंपैरिजन वगैरह। तो हमें समझ आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है। तो पी जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, पी माइनस वन बाई एक्स के बराबर आ गया कंपेयर करने पे। पी भी फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो पी अगर माइनस वन बाई एक्स आ गया तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, जो ई की पावर माइनस एल एन एक्स, कितना आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा। ये माइनस पावर में चला जाएगा ना, तो ये बन जाएगा ई एल एन की पावर एक्स की पावर माइनस वन, तो वन बाय एक्स आ जाएगा। ई और एल एन कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है ई की पावर एल एन एम एम होता है। ठीक है, तो अब क्या रिजल्ट आएगा इसका, रिजल्ट आ जाएगा एक्स वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ये था ना, तो वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज वन बाय एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो माइनस वन बाय एक्स कॉस वन बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा और टी हो गया, डी एक्स आ जाएगा, प्लस सी लगा देना लास्ट में। नहीं समझ आया तो बताओ, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स का इंटीग्रल प्लस सी। ठीक है जी, अब cos वन बाई एक्स को t मान लेते हैं यहाँ पे। अगर आप वन बाई एक्स को t मानोगे तो माइनस वन बाई एक्स के डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो y बाय एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos टी डी टी प्लस सी वन। cos टी का इंटीग्रल कितना होगा, sin टी, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वन बाय एक्स प्लस सी वन। तो ये इसका आंसर हो गया, y बाय एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वन बाय एक्स प्लस सी वन। देखो भाई, समझ आ गया कि नहीं समझ आया, ऑल क्लियर करो इसको।
पीयूष आपका माइक ऑन है। हाँ ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक करो खुद से, कंपेयर करना है, डायरेक्ट रिजल्ट लगाना है उसके बाद। वाई स्केयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे, करो एक बार ट्राई करो। आ रहे किसी की बात बन रही है? देखो मैं बताता हूँ, वाई स्केयर डी वाई बाई डी एक्स है। अब इसको ना ये अपने को, देखो जो एल डी इन वाई होगी उसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, एल डी इन वाई में हमेशा राइट हैंड साइड में ना फंक्शन ऑफ एक्स आता है। तो ये बहुत बड़ा हिंट है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे क्यू क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स। पी भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो राइट हैंड साइड में हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स रखने की कोशिश करो। अभी इस फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, अभी तो मैच नहीं कर रहा है ये इस फॉर्म से। तो आप क्या करो ना, वाई क्यूब को टी मानते हैं। वाई क्यूब को टी मानेंगे तो क्या बनेगा? 3y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो अब उसका डेरिवेटिव है ना, तो ये क्या बन जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। ये रिड्यूसिबल है, मतलब डायरेक्ट वो एल डी नहीं बन रहा है। तो 1/3 डी टी बाई डी एक्स आ गया, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह, माइनस टी इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब ये हमारी एल डी बन गई, डी टी बाई डी एक्स माइनस 3t इज इक्वल टू 3x। अब देखो, अब कंपेयर करो, तो ऐसा आ गया ना, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह टी आ रहा है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ऐसा बन गया। अब कंपेयर करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आ जाएगा? ई की पावर इंटीग्रल ऑफ -3 dx। तो क्या आ जाएगा? ई की पावर -3x आ जाएगा। कंपेयर करो ना, पी कितना आया? -3 आया। तो ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स कितना हो जाएगा? ई की पावर -3x। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा टी इंटू ई की पावर -3x, टी इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 3x इंटू ई की पावर -3x dx प्लस सी आ जाएगा। अब ये x e की पावर -x कैसे सॉल्व होगा? बाय पार्ट से सॉल्व होगा। कर लोगे इसको बाय पार्ट से? आइलेट के हिसाब से u आपको x को मानना पड़ेगा, तो u x को मान लेना है, dv किसको मान लेना है? e की पावर -3x dx को। सॉल्व हो जाएगा। t की जगह क्या रखना है? t आपने किसको माना था? y क्यूब को माना था, तो y क्यूब आ जाएगा। समझ आया? ऑल क्लियर करो अगर समझ आ गया तो। अब इसमें यही था कि सब्स्टिट्यूशन करना था आपको, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 29। एलडी नेक्स्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये फॉर्म तो वैसे ही बना है डी एक्स। वो एल डी नेक्स्ट, जैसे इसका आयुष का डाउट है कि एल डी नेक्स्ट क्यों नहीं लगाया। चलो देखो, इसको एल डी नेक्स्ट बनाते हैं। अगर अगर मैं एल डी नेक्स्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या बनेगा? ये
इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बाई dy, dx बाई dy होता है ना उसमें एल डी इन एक्स में, तो dx बाई dy किसके बराबर बन जाएगा, वाई स्केयर अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब बन जाएगा। तो ये तो फॉर्म ही नहीं बनेगी, एल डी इन एक्स में ऐसा बनना चाहिए dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आना चाहिए ना, तो वो उस फॉर्म में आ नहीं रहा। देखो अगर डिनोमिनेटर में दो तीन टर्म आ जाएगी ना फिर तो उस फॉर्म में आएगा ही नहीं, इसीलिए एल डी इन एक्स नहीं बनेगा। ये एल डी इन वाई का ही क्वेश्चन है, उसमें सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है कि आपको रिड्यूसिबल टू एल डी जिसको बोलते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर आंसर आएगा। अभी इसको एक बार और ट्राई करो, देखो स्लोली स्लोली आ जाएगा, घबराओ नहीं। वाई एल एन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई एल एन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर टू। अभी इसका हिंट यही है कि राइट हैंड साइड में आपको फंक्शन ऑफ एक्स रखना है, तो फंक्शन ऑफ एक्स रखो फिर आपको अपने आप हिंट मिलेगा। अब एक काम करते हैं, वाई एल एन वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा देखो मेरे को फंक्शन ऑफ एक्स रखना है, तो वन बाय वाई एल एन वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा वन बाय एल एन वाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वन बाय एक्स के। हाँ वैभव एक बार देख के बताते हैं, एक बार रुको, ये इसको समझ आ गया, यहाँ तक डिवाइड किया है। अब जो वन बाय एल एन वाई है इसको टी मानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाय एल एन वाई को अगर मैं टी मानता हूँ माइनस के साथ मानता हूँ तो आ जाएगा वन, क्योंकि ना वो फिर इसके साथ डी टी बाई डी एक्स फिर एक नेगेटिव और लेना पड़ेगा, तो वन बाय एल एन वाई का होल स्क्वायर इंटू वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो ये वाली टर्म अब बन गई ना, उसका डेरिवेटिव भी बन रही है। एक मिनट, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अब हमारी, ये बन गई डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, और ये टर्म बन जाएगी माइनस टी बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। अब देख रहे हो आप, अब ये एल डी बन गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अब जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो कितना आएगा, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस एल एन एक्स, तो वन बाई एक्स आ गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, टी बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स। तो t बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टू बाय माइनस टू प्लस सी वन हो जाएगा। तो t क्या था हमारा, माइनस वन बाय एल एन वाई, तो माइनस वन बाय एक्स एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू एक्स स्केयर प्लस सी हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वन बाय एक्स एल एन वाई इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स स्केयर प्लस सम कॉन्स्टेंट के, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया मतलब, तो ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है वैभव का सही है, क्लियर हो गया। ठीक है तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, मंडे को सॉरी।
तो आपके पास अब क्या है, एक तो एरिया का जो भी पैकेज बचा हुआ है, कल मैंने डाउट भी लिए थे तो कुछ ही बच्चे आए थे उसमें, बाकी बच्चे इसका मतलब कर नहीं रहे हैं। आप लोग बेटा अगर नहीं मेहनत करोगे ना, आप बहुत सफर करोगे, क्योंकि अभी पता नहीं है लॉकडाउन कितना चलेगा। और जब स्कूल खुल जाएंगे फिर आप यही बोलोगे कि सर आप ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, और मैं उस टाइम पे पढ़ाता नहीं हूँ। उस टाइम पे आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, मैं बस आपके डाउट ही लूंगा। तो बस आपको फिर यही होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसी से समझना पड़ेगा। तो रेगुलरिटी अपनी पढ़ाई में लेकर आओ, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। ठीक है, टेस्ट में भी बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि तुक्के मार के टेस्ट देते हैं, ऐसे मत करो, आपको ही नुकसान होगा। आपको समझ तो आ रहा है कि यार देखो अब केसेस बढ़ रहे हैं, जब तक केसेस बढ़ते रहेंगे तो स्कूल तो नहीं खुलेंगे। ठीक है, स्कूल नहीं खुलेंगे और बहुत सारी चीजें मूव नहीं करेंगी, तो इसलिए अपना रेगुलरिटी से अपनी पढ़ाई को करो। नहीं तो एंड में मैं मेरे को ये पता है कि कौन बच्चा सीरियस है कौन सीरियस नहीं है, और मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ कि भाई ये बच्चे ने इतने मखाया है, तो जो बच्चा मखाता है उसकी मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता हूँ। ठीक है, बस उसको मैं यही बोलूंगा भाई तू रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले, तेरे डाउट ही मैं बताऊंगा। और जो अच्छा बच्चा होगा जो मेहनत करता आ रहा है रेगुलरली, उसकी हम हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप अगर सीरियस नहीं है तो मैं आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होऊंगा, आपके डाउट्स भी नहीं बताऊंगा। ऐसे ही होगा आपके साथ, क्योंकि फिर आप भाई सीरियस नहीं हो। आप ये भी नहीं देख रहे हो कि भाई टीचर एफर्ट लगा रहे हैं, वो मेहनत तो कर रहे हैं अपने तरीके से, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टाइम पे कोर्स खत्म हो जाए, आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो प्लीज अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करें हर सब्जेक्ट में, नहीं तो नुकसान फिर आपको ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलो, कल का दिन है आपके पास पूरा। एरिया और डी, अब डी भी आप काफी हद तक कर सकते हो। डी की असाइनमेंट मैं एक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, फाइल्स में आपको मिल जाएगी 1 बजे तक, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो जैसे आपने एरिया की थी। तो असाइनमेंट करनी है फिर पैकेज करना है। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, पढ़ाई करो अच्छे से। कुछ और डाउट आते तो मुझे आप कॉल कर सकते हो।